गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं बीपीएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए और आरओ मेंस जो होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए भी, और जो टीजीटी की परीक्षा होने वाली है काफ़ी सालों के बाद उसके लिए भी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सिविल सर्विसेज स्टडी का। कुछ प्रश्न का टाइम मिलेगा, कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा इन चारों में से उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, पहला खाद्य एवं शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? खाद्य और शांति के लिए प्रथम एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको? इन्हीं को प्रदान किया गया है। क्या नाम है इनका? नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडनेले। ठीक है, सी है इसका आंसर। नरेंद्र सिंह तोमर को हटा दीजिए, वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तो यह पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया? नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडनेले को। राजेंद्र सिंह जल पुरुष के नाम से विख्यात हैं भारत में, याद रखना। देखिए 7 अगस्त 2025 को नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडनेले को पहला खाद्य एवं शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। इन्हें नाइजीरिया में भुखमरी से लड़ने के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी कम अमाउंट है। ठीक है, देखिए यह जो पुरस्कार है वो नई दिल्ली में एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किया। खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और शांति को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार शुरू किया गया। इस पुरस्कार के तहत चयनित प्राप्तकर्ता को 25,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि और एक पदक प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है उसकी जो स्थापना हुई थी ना 2004 में हुई थी, और नॉर्मन ई बोरलॉग को वर्ष 2005 में नई दिल्ली में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कृषि में नेतृत्व के लिए प्रथम एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ट्रेड है या सेवा क्षेत्र है? देखिए सर्विस सेक्टर, ये है सेवा क्षेत्र, ए है इसका आंसर। तो भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है, जिसमें आईटी, बैंकिंग, दूरसंचार, खुदरा जैसे उद्योग शामिल हैं। यह क्षेत्र कृषि और उद्योग को पीछे छोड़ते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। आ जाइए, तीसरा प्रश्न है, क्या है? अक्सर समाचारों में रहने वाले आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण विश्व के 3 देशों अमेरिका, रूस और जापान के द्वारा किया गया और इसका निर्माण 1995 में शुरू हुआ था। यह है पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस। देखिए इसका निर्माण जो है वो 5 देशों के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ 3 लिखा है तो एलिमिनेट कर दीजिए। इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका के द्वारा की गई थी, फिर रूस, जापान, कनाडा, ठीक है, और यूरोप की स्पेस एजेंसी जो है इसमें शामिल हुई। पहला वाला फिर गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत है क्योंकि इसका निर्माण 1998 में शुरू हुआ था। दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण अमेरिका, रूस, यूरोप यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जापान की जैक्सा और कनाडा की 5 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से किया गया है। ठीक है, यह किसी एक देश द्वारा बनाया गया स्टेशन नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का परिणाम है ये आईएसएस,
जिसमें इन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां अपने अपने घटकों का निर्माण कर उन्हें पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करती हैं। और वर्ष 1998 में, न कि 95 में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ था और वर्ष 2000 से यह लगातार काम कर रहा है। तो दोनों के दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 24 जुलाई 2025 तक यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर रहे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके की चौथी यात्रा थी। बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। बहुत घूमते हैं, ठीक है, पीएम, तो सी है इसका आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 24 जुलाई 2025 तक यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यूके की चौथी यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात की। एक और प्रश्न है यात्रा से रिलेटेड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 25 से 26 जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की राज्य की यात्रा पर रहे और यह प्रधानमंत्री की मालदीव की दूसरी यात्रा रही। कौन सा सही है इसमें? देखिए, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरी नहीं, तीसरी थी मालदीव की। तो 25 से 26 जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की राज्य की यात्रा पर रहे और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी यात्रा थी, ठीक है, दूसरी नहीं। डॉक्टर मोहम्मद मुइजू के राष्ट्रपतित्व काल में किसी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख की मालदीव की पहली यात्रा रही, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई 2025 को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे मालदीव में। तो यूनाइटेड किंगडम की चौथी उनकी और मालदीव की है तीसरी। नंबर 6 पर आ जाइए। 6 से 8 अगस्त 2025 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत की राज्य की यात्रा पर रहे। क्या नाम है उनका? क्या नाम है इनका? इनका नाम है फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। जैक डॉसन, कुछ सुना सुना सा नाम लग रहा है ये, ठीक है। टाइटैनिक में किरदार का नाम है ये। देखिए, 4 से 8 अगस्त 2025 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। फिलीपींस के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। और भारत और फिलीपींस के बीच जो राजनयिक संबंध हैं वो कब कब स्थापित हुए थे? नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे। सिविल सर्विसेज स्टडी के फ्री टेलीग्राम जो ग्रुप है 13,500 से ज़्यादा उसमें सब्सक्राइबर हैं, उससे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 7 अगस्त 2025 को कहाँ पर IT कॉन्क्लेव 2025 लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन मैरीटाइम का आयोजन किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में IT कॉन्क्लेव 2025 लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन मैरीटाइम का आयोजन किया गया। यह केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 9 दो स्टेटमेंट वाला। अगस्त 2025 को रूस इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज जो INF ट्रिटी है, संधि है, उससे अलग हुआ। वर्ष 1990 की एक हथियार नियंत्रण संधि है ये। INF वर्ष 1990 की हथियार नियंत्रण संधि है। लिखा भी है यहाँ पर, देखिए फोटो में। रशिया ऑफिशियली एंड INF न्यूक्लियर मिसाइल ट्रिटी विथ USA, ठीक है। रशा रॉक और ट्रम्प हो गए शॉक्ड। बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, लेकिन दूसरा वाला गलत है। 1990 की नहीं है ये, ठीक है। INF संधि केवल पहला वाला ही सही है यहाँ पर।
ये है 1987 की। तो अगस्त 2025 को रूस इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से अलग हो गया है, फुल फॉर्म है इसकी INF की। और यह वर्ष 1987 की एक हथियार नियंत्रण संधि थी जिसने जमीन से लॉन्च होने वाली 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाया था। यह संधि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच एक हथियार नियंत्रण संधि थी, लेकिन यह उस समय कमज़ोर पड़ गई। कब कमज़ोर पड़ गई ये संधि? यह संधि पहले ही तब कमज़ोर पड़ गई थी जब अमेरिका ने वर्ष 2019 में इससे बाहर निकलने का फैसला किया था। ठीक है। और यह जो संधि है वो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव ने 8 दिसंबर 1987 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1987 की है ये INF ट्रीटी, अभी निकला है इससे रूस। देखिए पिछले 18 दिनों में ना उत्तराखंड में 2 बादल फट गए हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्लाउड बस्ट। तो पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के कौन से 2 स्थानों या गांव में बादल फटने की घटनाएं सामने आई? ठीक है। बारिश से मलबा जो है आता है और पूरे गांव को, पूरे घरों को जो है वो उसमें पाट देता है। देखिए शुरुआत में तो 4-5 अगस्त को ये घटना घटी थी और अभी जो है कल घटी है, मतलब 22 तारीख को, शुक्रवार को। तो स्टार्टिंग के अगस्त के शुरुआत में जो है उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा था और अभी जो है चमोली के थराली में फटा है। तो धराली और थराली ए है इसका आंसर। यहाँ तो शहर पूछ लिए या स्थान पूछ लिए या गांव पूछ लिए, अगर जिला पूछ ले तो पहला उत्तरकाशी है और दूसरा है चमोली, इनको याद रखना। ठीक है। 5 अगस्त को पहला फटा, 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा। ठीक है। पहाड़ों से आए मलबे से कई लोग के घर जो है वो तबाह हो गए, 4 की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग लापता हो गए। उसके बाद अभी 22 तारीख को, 22 अगस्त को उत्तराखंड के चमोली ज़िले के थराली में शुक्रवार देर रात बादल फट गया, रात में 1 से 2 बजे के बीच में। थराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई और अगस्त महीने में यह दूसरी बार है जब उत्तराखंड में आसमानी आफत आई है। पहली 5 अगस्त को फटा उत्तरकाशी के धराली में और अभी 22 अगस्त को फटा है चमोली के थराली में, याद रखना। अच्छा, बादल फटना क्या है एक बार देख लो जल्दी से इसकी। बादल फटने को जो है अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। यह एक चरम मौसमी घटना है। इसमें अचानक तीव्र और अत्यधिक स्थानीयकृत वर्षा होती है जो 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। लेकिन ये वर्षा जो है बहुत थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन बहुत भीषण होती है। हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में आमतौर पर होने वाली बादल फटने की घटनाएं तब होती हैं जब गर्म नमी से भारी हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं और ऊंचाई पर स्थित ठंडी हवा से टकराती हैं, जिससे कौन से बादल बनते हैं? जिससे बादल बनते हैं क्यूम्यूलोनिम्बस। ठीक है। और जब ये बादल जल की बूंदों को और अधिक धारण नहीं कर पाते तो यह मूसलाधार बारिश के रूप में वर्षा करते हैं, जिसके साथ प्रायः गरज के साथ भारी वर्षा होती है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन होता है, जैसे हुआ पिछले 18 दिनों में उत्तराखंड में, उत्तरकाशी के धराली में और चमोली के थराली में। ठीक है। क्यूम्यूलो निम्बस। 11वां प्रश्न, 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में किस देश ने समग्र रूप से उच्चतम रैंक प्राप्त की है? देखिए जलवायु प्रदूषण प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो पहले की 1वीं, दूसरी और तीसरी रैंक है वो खाली हैं। चौथे पर आया है डेनमार्क। ठीक है। तो शीर्ष यही होगा, बी है इसका आंसर। क्योंकि जो भी मानदंड है वो पूरा नहीं करता है कोई भी देश दुनिया का। डेनमार्क अपनी मजबूत नीतियों और 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के कारण लगातार वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में अग्रणी रहा।
यानी 4th प्लेस पर रहा है। पहले शुरू के 3 स्थान खाली हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 यानी CCPI 2025 में भारत 10वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है भारत। हालांकि 2024 में यह 2 स्थान नीचे आया है। 2024 से यह 2 स्थान नीचे आया है। 2024 में 8वें स्थान पर था और अच्छी स्थिति थी भारत की। इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान खाली हैं, शुरू के 1 2 3 रैंक। कोई भी देश सभी प्रदर्शन मापदंडों पर निर्धारित उच्चतम मानकों को पूरा नहीं करता है, तो 4th प्लेस पे है डेनमार्क, माना जाएगा वो शीर्ष। 12वां प्रश्न, 2025 में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के लिए राष्ट्रीय थीम क्या थी? नया भारत, डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत या अग्रणी भारत? इसका आंसर है नया भारत, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 2025 में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के लिए राष्ट्रीय थीम नया भारत थी, जो 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के सरकार के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देती है। यह थीम देश की समृद्धि, सुरक्षा और आत्मविश्वास की आकांक्षाओं को दर्शाती है, क्योंकि भारत परिवर्तन के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या सच में बढ़ रहा है? तेरहवा प्रश्न भाई, वर्ष 2025 में ग्लेशियर संरक्षण यानी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? विश्व जल दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व पृथ्वी दिवस? इम्पोर्टेंट है। यह है थीम विश्व जल दिवस की। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ये है इसका आंसर। देखिए, विश्व जल दिवस 2025 यानी वर्ल्ड वाटर डे 2025 की थीम है ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और इस थीम के माध्यम से दुनिया भर के ग्लेशियरों के महत्व, उनके पिघलने और मीठे पानी के संसाधनों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न एक थीम से रिलेटेड है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है हमारी संस्कृति हमारा ग्रह। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और 24 की थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक। 2023 की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। संस्कृति तो नहीं बोला, हमारी शक्ति हमारा ग्रह है। यह थीम नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का आह्वान करती है। नवीकरणीय ऊर्जा इंग्लिश में हो गई रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, कौन कौन सी है नवीकरणीय ऊर्जा? पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, बायोमास, और अनवीकरणीय कौन सी हैं? हाइड्रोजन, कोल, ठीक है, जो समाप्त होने योग्य हों। 15वां प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के संदर्भ में सही कथन है। यह दिवस 5 जून को मनाया गया। 2025 में दिवस की मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा की गई। थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराना यानी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 हर साल तो 5 जून को ही मनाया जाता है। वर्ष 2025 दिवस की मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा की गई। ठीक है, थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये भी ठीक है। सारे के सारे करेक्टेड, ये है इसका आंसर। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को मनाया गया, जिसकी वैश्विक मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा की गई। थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम क्या है भाई? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम है हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा करना। 2024 की थीम कौन सी है फिर इसकी? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। और यह है 2023 की थीम आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन। और यह है 2022 की थीम लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही। इम्पोर्टेंट है डी, क्योंकि नवीन है, पूछा जाएगा वही।
देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की थीम हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा करना है, यानी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। यह थीम आर्द्र भूमियों को सुरक्षित रखने और उनके महत्व पर जोर देती है, जो जैव विविधता, मानव कल्याण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, यहाँ जो का क्या मतलब है भाई? जो का मतलब है आर्द्र भूमियाँ। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। पुराना नाम, बदला हुआ नाम, बदला हुआ नया नाम। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, बिहार मखाना, अयोध्या रेलवे जंक्शन, अलीगढ़। देखिए, अलीगढ़ का हो गया है हरिगढ़, अयोध्या रेलवे जंक्शन का हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन, बिहार मखाने का मिथिला मखाना, और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का हो गया प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी। ए का 2 हो गया और बी का हो गया 3। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। 2 3 4 1। देखिए, वर्ष 2025 में भारत में कई स्थानों, योजनाओं और संस्थाओं के नाम बदले गए हैं। ठीक है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है धड़ल्ले से नाम बदल रही है। यूपी गवर्नमेंट में ही बदले गए। तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का हो गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी। बिहार मखाना का बदला हुआ नाम मिथिला मखाना, और आरपीएफ का हो गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का अयोध्या धाम जंक्शन, अलीगढ़ का हरिगढ़, और झांसी रेलवे स्टेशन का वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसके अतिरिक्त राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2020 में ही हो गया, 20 या 21 में। और जिस सीट से हारी बीजेपी, फैजाबाद का अयोध्या हो गया। सिपरी पर आ जाइए, 18वां प्रश्न है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की वार्षिक पुस्तिका 2025 के अनुसार विश्व के किन 2 देशों के पास दुनिया के 90% से अधिक परमाणु हथियार हैं? कौन से हैं वो 2 देश? भारत तो उसमें शामिल नहीं है, उसमें शामिल हैं अमेरिका और रूस। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो सिपरी की वार्षिक पुस्तिका 2025 के अनुसार 1 जनवरी 2025 तक दुनिया भर के 9 देशों के पास कुल 12,241 परमाणु हथियार थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दिखाते हैं। अमेरिका और रूस दुनिया के अकेले 2 ऐसे देश हैं जिनके पास 90% से अधिक परमाणु हथियार हैं, इन दोनों के पास मिलाकर। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आप। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको ईजिली अफोर्ड कर सकें। 1 टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए। 19वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो। अब ग्लासगो जो शहर है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कनाडा में, या स्कॉटलैंड में? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड, डी। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में की जाएगी। इससे पहले अमेरिका के विक्टोरिया राज्य को मेजबानी मिली थी, लेकिन वित्तीय कारणों से उसने 2024 में अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने ग्लासगो से मेजबानी का अनुरोध किया। यह भी ROR में पूछा गया था शायद ये प्रश्न। ठीक है, कि 26 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? ग्लासगो में होंगे। आयोजन की अवधि क्या रहेगी? 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026, यानी अगले साल इसी समय, सावन में। 20वां प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करने वाला है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और उसमें आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। तो सी है इसका आंसर। देखिए, अगला फीफा विश्व कप 2026 संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा, और यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसमें पहली बार 8 टीमें हिस्सा लेंगी। मेजबान देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, और कॉन्टिनेंट या महाद्वीप पूछ ले तो उत्तरी अमेरिका। क्लियर? तो 20 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल हेल्पफुल होंगे। सीधे सीधे मिलेंगे या एक्सप्लेनेशन से मिलेंगे?